वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम अब बात करेंगे, बड़ा ही अहम इशू है बच्चों की। अगर हम बात करें बच्चों के साथ ज़्यादती और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात सिर्फ कानूनी मसला नहीं है बल्कि ये समाजी मसला भी है, जो अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक हकीकी ख़तरा बन चुका है इस वक्त। और इस तरह के अनगिनत वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर तूफ़ान उठता है और फिर दूसरे किसी हादसे का शोर होने वाले पहले हादसे की जो गर्द है उसको बिठा दिया करते हैं। और पाकिस्तान में ये मामला ऐसे ही चल रहा है। आदादोशुमार की भी बात कर ले, सूबा पंजाब में मौजूदा साल के पहले 6 माह में बच्चों के खिलाफ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के 1100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा हमजा, ये वही साल है जबकि सेनेट की अगर हम बात करें तो एक कमेटी ने बच्चों से जिनसी ज़्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देने का बिल जो है वो मंजूर किया। और उससे एक साल पहले ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर हुआ था। मगर अगर हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो क़वानीन में अहम पेशरफ़्त करने के बावजूद रियासत ऐसे दरिंदों को सज़ा देने में नाकाम रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर केस पे कहा जाता है इसको टेस्ट केस बना दिया जाएगा, हमेशा कहा जाता है ऐसी सज़ाएं दी जाएंगी, ऐसा किया जाएगा, कानून की अमलदारी ऐसे होगी कि उसके बाद कोई सोचेगा भी नहीं, कोई जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, दादोशुमार हमारे सामने आ रहे हैं, वो उन तमाम दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। बिल्कुल ऐसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सज़ाओं की तो सज़ाएं हमें उस तरह से नज़र भी नहीं आ रही हैं कि केसेस उनके उनमें ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अगर बच्चों के हुकूक पर काम करने वाले जो NGOs हैं वो उनके मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में 1896 बच्चों को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और उनमें से तकरीबन 60% केसेस पंजाब से हैं। चले पंजाब की आबादी ज़्यादा है लेकिन हम दावा करते हैं कि पंजाब की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बाकी अगर सूबों की बात देख लें उनसे कदरे बेहतर रही है। और घरों में काम करने वाले नाबालिग बच्चे जिस्मानी ज़्यादती का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल इसी हवाले से बात करना ज़रूरी है। और हम बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सारा अहमद, कहिएगा कि क्या वजह है कि कानून मौजूद है लेकिन हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे कानून होने के साथ साथ? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर टेकिंग माई स्टांस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट इशू। एंड मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आपके चैनल्स की वजह से जब आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो अगर मेरा कोई मैसेज होता है आगाही के बारे में लोगों तक वो पहुँच जाता है। जहाँ तक आपने बात की कि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिल्कुल रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज़ भी हो रहे हैं। और जो घरेलू मुलाजिम और पे तशद्दुद के वाक़यात और जिनसी ज़्यादती वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, अनदर थिंग इज़ कि अगर आप पंजाब अगर सिर्फ सूबों को कंपेयर करें तो जैसा हमजा ने मेंशन किया कि पंजाब की आबादी भी ऑफकोर्स ज़्यादा ही है। और आपको पता है जो रिसर्च एजेंसी साहिल जिसकी रिपोर्ट का डेटा लिया जाता है, जिसका डेटा यूज़ होता है हर जगह, उनके रिपोर्टिंग जो मैकेनिज्म है वो भी पंजाब में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब पंजाब में जैसे अगर 3 शहरों में, सिंध में 1 में, तो यू अंडरस्टैंड कि वहाँ रिपोर्टिंग भी 1/4 हो रही है कम्पेयर टू पंजाब। तो एक तो ये रीज़न हो गई। तो आई डोंट से दैट रिपोर्ट होना के मतलब केसेस ज़्यादा होना इज़ गुड, लेकिन मैं कहती हूँ कि रिपोर्ट होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग। पहले केसेस होते थे, इतने ही होते थे लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है, वो क्रेडिबिलिटी आ गई है कि पुलिस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और प्लस पहले उनमें वो एक ऑनर और शेम की वजह से लोग छुपाते थे, अपने घरों में ही वो कन्फाइन हो जाते थे, केसेस बाहर नहीं आते थे। अब लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो तादाद आपको नज़र आ रही है वो ज़्यादा हो गई है। और दूसरी बात ये देखें, ये बहुत बड़ा एक सोशल इशू है, ये कोई एक गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये किसी एक इदारे का नहीं है। बात यह है कि लोगों, हमारे पास पीडोफाइल्स मौजूद हैं, ऐसे लोग जो शुरू से ना दे हैव दिस थिंग इन देयर हेड्स, ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। तो इनकी ये चीज़ ओवरनाइट ठीक भी नहीं हो सकती। तो जब हो ये किया जा सकता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अगर आवाम में से हर कोई बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे, अपने बच्चों को प्रॉपर, जहाँ स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स, घर में वालिदैन, मीडिया या आगाही फैलाए, तो फिर ये केसेस में हम इसमें देखते हैं कि इसमें बेहतरी आ जाती है। मतलब ये हम प्रिवेंशन की तरफ अगर मैं बात करूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वी कैन सेव दीज चिल्ड्रन फ्राम गेटिंग अब्यूज्ड, यू नो, बाय रिपोर्टिंग दीज केसेस। जैसे बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने आए कि एक पान शॉप पे बच्चे को कोई ले गया एंड वहाँ पे जाके पान वाले ने देखा, पान शॉप वाले ने, कि उसके बच्चा जो है ना अनकंफर्टेबल था उस स्ट्रेंजर के साथ। तो पता चला कि वो किडनैप हुआ था बच्चा। उसने रिपोर्ट किया पुलिस को, पुलिस ने आके उसको रेस्क्यू कर लिया।
इस तरह हम बच्चों को बचा सकते हैं अगर हम अपना रोल प्ले करें एज ए बिल्कुल ठीक है सारा साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं कि हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी है, जरा मोबाइल से साइड पे करनी है, चलते हुए इधर उधर देखें, खुसूसी तौर पर बच्चों पे नजर रखें। बात आपकी दुरुस्त है। पहले आपने बात की कि केसेस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, आपने साथ ही कहा कि ये जस्टिफाई फिर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, केसेस कम क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन ये है कि उसकी क्या बड़ी वजह है? केसेस कम होना हम सबका कंसर्न है, लेकिन रियासत शायद उस चीज़ में नाकाम रह रही है, ऐसी सजाएं नहीं मिल रही हैं। टेस्ट केस बनाएंगे लेकिन शायद वो नहीं बन रहे हैं कि लोग परेशान ही नहीं होते। लोग कहते हैं कि शायद ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लोग छुट जाते होंगे, उसको फिर परसू भी नहीं किया जाता, बताया भी नहीं जाता कि हमने ऐसी सजाएं दी हैं लोगों को जो इस घिनौने काम के अंदर जो है शामिल रहे हैं। देखिए, आई थिंक कानून भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे कानून मौजूद हैं। हमने खुद भी लेजिस्लेशन की है, जैसा आपने अपने प्रोग्राम के बिगनिंग में मेंशन किया। होता यह है कि जब, क्योंकि मैं खुद डील करती हूँ, आपको पता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस के साथ जो बच्चों के साथ होते हैं, हम क्या करते हैं, हम बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं, अपने पास ले आते हैं, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अच्छा, हम थोड़े दिनों बाद सुनने में आता है कि वो केस इतना लंबा चल रहा है कि कोई एक तो जो रेपिस्ट होता है उसकी फैमिली, इन जो विक्टिम की फैमिली होती है उनको कहती है कि हम तुम्हारे साथ सुलह कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। विक्टिम की फैमिली ज़्यादा रहती है, गरीब होती है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो पैसे लेते हैं और केस ही ख़त्म हो जाता है, दे टेक इट बैक। तो अब यहाँ इन दिस सिचुएशन वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट और द पुलिस और द जुडिशरी। लेकिन इस सिचुएशन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रोल आ जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यहाँ पर केस को क्यों नहीं लेकर चलता है कि स्टेट इसके अंदर, रियासत इंटरफेयर क्यों नहीं करती है? रियासती सतह पर इस केस को क्यों नहीं लेकर चला जाता कि इस केस के अंदर सुलह ना हो सके? रियासत से तो सुलह नहीं की जा सकती। देखिए, बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो कभी पहले ऐसे हिस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन खुद कंप्लेनेंट बने बहुत सारे केसेस में, जब सब पीछे हट जाते हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल केसेस भी सामने आए जब जो है बच्चों के साथ जो है बच्चों को चाइल्ड लेबर पे रखा गया था, तशद्दुद के वाक़यात हैं, वो कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज इन्वॉल्व थी, फिर भी ब्यूरो कंप्लेनेंट बना, मुद्दाई बना, एंड जाके हमने FIR कराई। वो हम करते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली ये पॉवर्टी है और जो है वो अवेयरनेस की कमी है, मतलब कि ये सालों से चली आ रही है, राइट? तो उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ की एक चीज़ है वो तो लॉ में यू कांट राइट कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जब कंप्लेनेंट खुद हट जाएगा और कहेगा कि मैंने परस्यू नहीं करना, वो हेयरिंग पे जाएगा ही नहीं, तो वो केस ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। इवन इफ आवर लॉयर्स आर देयर, जब खुद बच्ची का बाप कहता है कि नहीं उसके साथ तो ये हुआ ही नहीं, तो फिर वो केस कमज़ोर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो रेप के वाक़यात, अब्यूज़, एवरीथिंग, ये सिर्फ दिस इज़ नॉट गुड, बट ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, यू नो इट, दिस हैपेंस ग्लोबली। इवन US, इतना डेवलप्ड कंट्री, उसके जो छोटे छोटे शहरों हैं, अगर उनकी आप तादाद लें, वो हमारे पूरे मुल्क की तादाद से ज़्यादा वहाँ पे केसेस होते हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन होता ये हर जगह है। एंड ये होता क्यों है? आगाही नहीं, लोगों में तालीम नहीं है, गुर्बत, लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को आगाही भी कह रही हैं, आपने गरीब लोगों की बात की है कि वो अनपढ़ होते हैं, उनके पास तालीम नहीं होती। अगर हम उनको कुछ केसेस तो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन को देख लें तो सबसे ज़्यादा जिनसी तशद्दुद का शिकार वो भी हो रहे होते हैं, और उनके जो वाक़यात होते हैं वो रिपोर्ट्स भी बहुत कम हो रहते हैं। तो इन मामलात में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अगर हम बात कर लें या रियासत की बात कर लें तो कैसे तदारुक किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बच्चे कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखा जाता है, एक तो वो हमें पता है ना, इट्स अ क्राइम, बिकॉज 15 साल से कम उम्र बच्चे को अकॉर्डिंग टू पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट आप रख ही नहीं सकते। तो एक तो जो शहरी हैं वो भी गलत कर रहे हैं, ऐसे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पे रखें। अच्छा, जो बच्चे के माँ बाप हैं वो उस बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे, यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं अपना जरिए आमदनी, एक बिजनेस बनाए हुए, राइट? एक बच्चे के बदले में उनको 20-30 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, उनका काम इसी तरह घर चलता है। अच्छा, अब जब वो ये सब हो रहा है और वहाँ इन बच्चों के साथ ऑफकोर्स बुरा सलूक किया जाता है, जिनसी ज़्यादती, टॉर्चर, तशद्दुद, सब वाक़यात आते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं। ब्यूरो क्या करता है, हम ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने अब जो है अपनी FIR, हमने जब कंप्लेनेंट बने, FIR रजिस्टर कराई, हमने पेरेंट्स को भी इसमें नामजद किया है। पुलिस को हमने कहा है कि पेरेंट्स को भी आप इसमें अरेस्ट करें और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि वो भी तो एक जुर्म कर रहे हैं। ब्यूरो मतलब अपना ना, वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे, जो हमारे कानून के इख्तियारात नहीं है, हम उसमें भी जाके एज चाइल्ड राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, पुलिस, ऑफ कोर्स पुलिस में रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन बेहतरी की ज़रूरत है। मैंने CCPO साहब से भी कहा, IG साहब से मिली लास्ट वीक, मैंने कहा
कि इनमें हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब हम इसको लीनियंटली नहीं ले सकते बच्चों के साथ जाती तशद्दुद को, मैक्सिमम स्टेज तक हमने जानना है, इसमें फॉलो अप करना है केसेस को कि उनको। और आप सही कहा आपने कि अगर सज़ा मिलेगी तो फिर ही ये चीज़ रुक सकेगी। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जो बच्चे ट्रॉमा का शिकार होते हैं, मतलब अभी लास्ट वीक एक बच्ची आई है और उसको जो है वो बच्ची बहन भाई, आपको पता होगा वो लाहौर का केस, एंड उनको मारा गया, बच्ची के बाल काट दिए, उनको ऊपर जो है गर्म लोहे से तशद्दुद किया गया। वो हमारे पास ब्यूरो में इतनी खुश है कि उसके मामू आए हैं उसकी कस्टडी क्लेम करने, और उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना वापस, बिकॉज शी नोज कि वो मामू भी उसको कहीं और रखवा देंगे मुलाजमत। बिल्कुल ऐसे ही है, लिमिटेशंस हैं, ब्यूरो की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, बाकी इदारों को भी साथ मिलकर काम करना है, और अगर तमाम इदारे इसके अंदर काम करेंगे मसले का हल उस वक्त ही निकलेगा। ब्यूरो के पास वो इख्तियारात नहीं है जो दीगर इदारों के पास हैं जिन्होंने कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया सारा साहब आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रही थी, बड़ा संजीदा ये मसला है, इसका मतलब कि प्रिवेंशन की जो बात है हमारे इख्तियार में यही है, और हम अपने इर्द गिर्द लाजमी तौर पर नज़र रखें। बच्चों के ऊपर जो ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर भी आप ज़रूर देखें कि क्या वो बच्चे कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, किसके साथ जा रहे हैं। आपको कुछ भी ऐसी मूवमेंट लगती है आप वहाँ पर रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपने उनको अगर तंग कर दिया होगा, आप उनसे एक माजरत करेंगे और माजरत करके आप चले जाएंगे, यकीन कीजिए उनको बुरा नहीं लगेगा कि इन्होंने बच्चे के हवाले से एक कंसर्न शो किया। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम मोबाइल्स में लगे होते हैं, हमें इर्द गिर्द पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। अगर हम अपनी इनफरादी जिम्मेदारी समझते हुए हमजा हम ये थोड़ी चीज़ों की एहतियात कर लें, थोड़ा ख्याल कर लें, तो मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है, उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब होने से बच सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चों के ऊपर इस तरह से मसाइल होते हैं, कोई इनको सामना करना पड़ जाता है, तो फ्यूचर भी उनका जो है वो कोई उस तरह का वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। हाँ, सारे तमाम उम्र ज़हनी तौर पर असरात रहते हैं। एंड पे क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वैसे हमने पहले बाबर की बात की थी, जिस तरह से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई, T20 वर्ल्ड कप के लिए शिरकत के लिए टीम दुबई तो पहुँच गई है और तैयारियों का आगाज़ भी कर रही है टीम, और कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज़ जो है 2 वार्म अप मैचेस हैं, लेकिन ये अच्छे मैचेस हैं, अच्छी टीम्स के साथ मैचेस हैं। बिल्कुल हमजा, अगर हम बात कर लें पहले वार्म अप मैच की, तो वो डिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज़ से 18 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरा वार्म अप मैच जो है वो 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका की जो टीम है उसके खिलाफ खेला जाएगा। और पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें, आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगी। और हमने देखा है मौका के जो नया ऐड है ना वो सामने आ चुकी भी है, और उसके ऊपर उन्होंने 2 टीवी वो गिफ्ट कर रहे हैं सरदार जी जो पाकिस्तानी फ़ैन है उसको, कि जी के एक के साथ एक आप फ्री तोड़ सकते हैं। हमारे साथ हाफिज़ इमरान मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट से बात करते हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये मौका वाला आपने भी यकीनन देखा होगा, है तो फ़नी, लेकिन ये मौका इस दफ़ा कोई हमें भी मिल रहा है, आपको उम्मीद है पेपर के ऊपर अगर आप दोनों टीम्स को देखें तो? वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमजा, और तमाम देखने वालों को भी। मैं ये शुरू करने से पहले जो आप बच्चों वाला एक आपका सेगमेंट चल रहा है, तो उस पर अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए राय देना चाहता हूँ कि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि बच्चे जन्नत के फूल हैं। बेशक। और जब बच्चों को जन्नत का फूल कहा गया तो इसका मतलब ये है कि फूलों की निगहदाश्त कैसी होती है, नशोनुमा कैसी होती है। तो हमें बच्चों को फूलों की तरह बर्ताव करना चाहिए और फूल समझ कर बर्ताव करना चाहिए, और फूलों से खुशबू निकलती है, तो बच्चे खुशबू का जरिया हैं, और बच्चे मुस्तकबिल हैं। अगर हम बच्चों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, और अगर उनको मस लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी खुशबू से महरूम रह रहे हैं। तो हमें सबको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, बिलखुसूस बड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास करना चाहिए। अब वापस माजरा चाहता हूँ, ये आपके कुछ चंद सेकंड। नहीं, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है माशाल्लाह। लेकिन देखें, पाकिस्तान अब मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुकी है। अब कतई नज़र इसके कि कौन टीम में है कौन नहीं है, किसको होना चाहिए था किसको नहीं होना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है कि अब सारे की सारी तवज्जो पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी इस टूर्नामेंट को जीतने पर होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे ना कि जीत नहीं सकते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीत नहीं सकता, या पाकिस्तान मौका हासिल नहीं कर सकता जो उसको 24 तारीख को मिलना है, तो ये गलत बात है। ये नाइंसाफ़ी होगी पाकिस्तान की टीम के साथ और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी। कोई नहीं समझ था कि जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है तो मौका मिल सकता है, वो भी मौका से भी फायदा उठाया। तो क्रिकेट हर दिन एक नया दिन होता है। आप किसी भी खिलाड़ी को, अगर उस दिन आपके 2-3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इंफरादी तौर पर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान किसी भी टीम को हराने, पाकिस्तान दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता है। इस टीम में इंफरादी तौर पर बेहतरीन सलाहियतों के हामिल
खिलाड़ी मौजूद हैं, इस टीम में वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाद, नवाज, शाहीन, हसन, मतलब ये मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। हारिस रऊफ, तो ये बड़ा ठीक है, मसाइल बहुत ज्यादा होंगे पाकिस्तान की टीम के साथ, लेकिन इन खिलाड़ियों के टैलेंट को आप इनको देखकर आंखें बंद नहीं कर सकते। बाबर को देखकर, रिजवान को देखकर, शाहीन को देखकर, हारिस को देखकर, हसन को देखकर, इमाद को देखकर आप आंख बंद नहीं कर सकते हैं, आप चुरा नहीं सकते हकीकत से आंखें। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया ही नहीं, दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी में, किसी भी जगह पर, किसी भी कंडीशन में। अच्छा इमरान, अगर हम कुछ बात कर लें यूएई की पिचेस और कंडीशंस की, तो वो तो हमेशा से पाकिस्तान के लिए साजगार ही समझी जाती हैं। क्या मेगा इवेंट में देख रहे हैं आप कि कौमी टीम को भी फायदा होगा इस सूरत हाल की वजह से? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सारी क्रिकेट वहां पर खेली है, दुनिया के तमाम ममालिक से ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने, बल्कि सबसे ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने वहां पर खेली है। दुनिया में जितने भी मुल्क वहां पर खेलने के लिए आएंगे, अब सवाल पैदा होता है कि जिस तरह की पिचेस हमें यूएई ये देखी है आईपीएल में, अभी कल जो फाइनल हुआ आप देखिए वो भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर आईपीएल में जो मैचेस हुए हैं वो इतने ज्यादा बड़े स्कोर नहीं हुए हैं, उनमें लो स्कोरिंग रहे हैं। तो पाकिस्तान दोनों सूरतों में उस कैटेगरी में फॉल करता है कि जहां पर पाकिस्तान हाई स्कोरिंग मैचेस भी खेल सकता है, अच्छे तरीके से जीत सकता है। पाकिस्तान के पास जान जरूर है कि पाकिस्तान लो स्कोरिंग मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, दोनों सूरतों में। हमजा की अगर ये हम लो स्कोरिंग मैचेस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आप देखें कि स्पिन बॉलिंग में कितनी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। मिडल ऑर्डर को अदम इस्तेकाम का नजर आता था, वो सीनियर शुएब मलिक की शमूलियत की वजह से उसमें कुछ थोड़ी जान तो आई है। मतलब आप बेस्ट प्लेयर्स को जब मुंतखब करते हैं ना, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप 100% जीत जाते हैं, लेकिन जब आप मैदान जंग में जाते हैं, जब आप आलमी सतह पर किसी भी मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए जाते हैं, तो आप अपने बेहतरीन फौजियों को, बेहतरीन जर्नैलों को, बेहतरीन खिलाड़ियों को बेचते हैं। बिल्कुल गारंटी नहीं होती है फतह, लेकिन ये है कि आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये ना होता। वो लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका जो है ना, वो फिर अगले मौके के लिए संभाल कर नहीं रखना चाहिए, वो उस वक्त मुंह पे दे देना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास दोनों सूरतों में पिचेस हाई स्कोरिंग होती हैं तो पाकिस्तान के पास चॉइस मौजूद है, पिचेस लो स्कोरिंग होती हैं तो पाकिस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है कि पाकिस्तान बेहतर नतायज हासिल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान, हम बात करें ओपनिंग की, ओपनिंग पेयर के बारे में बाबर ने वैसे काफ़ी हद तक क्लियर तो कर दिया है। अगर हम इस ओपनिंग पेयर को देखते हैं तो फ़खर जमान की एक तो बताइएगा कि क्या जगह बनती है इस टीम के अंदर, किस मतलब के नंबर पर आकर खेल रहे होंगे। दूसरा, आखिरी 15 से 20 ओवर्स का मुझे बड़ा कंसर्न है कि उस वक्त हमारे पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जो आखिरी 15 से 20 जो 5 ओवर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहा होगा और बड़े हिट लगा रहा होगा। क्या हसन अली पर हमें इक्तफा करना पड़ेगा? देखें, जो आखिरी ओवर है ना 15 से 20 के दरमियान में जिसका आपने जिक्र किया है, इसका इन्हिसार होगा कि आपको आपको बेस कैसी मिलती है, बुनियाद कैसी फराहम की जाती है, और फिर जो पहले पावर प्ले के बाद 6 ओवर्स के बाद से 9 ओवर्स अगले हैं, इनमें खिलाड़ी क्या परफॉर्म करते हैं, कितने विकेट्स इन हैंड होती हैं। देखिए, हैदर अली पाकिस्तान के पास मौजूद है, फ़खर जमान को अगर मिडल में खिलाते हैं तो वो मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुएब मलिक सिर्फ सिंगल्स डबल्स कर सकते हैं। शुएब मलिक को जब लॉन्च पैड की जरूरत आएगी तो वो बड़े शॉट्स के साथ तो रन रेट है 10, 11, 12 फी ओवर वो स्कोर कर सकते हैं। जो फ़खर जमान है ये वो नहीं करते हैं, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि हैदर अली, अल्लाह करे कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने यहाँ पर नेशनल T20 में दी हैं, उनको ऊपर वाले नंबरों पर ज्यादा मौका मिले। मतलब आप 1 डाउन हफीज के साथ जा सकते हैं, नंबर 3 पे आप हैदर अली के साथ जा सकते हैं, तो आपकी चीज बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। आसिफ अली, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना कि आखिरी 5 आसिफ अली रखा गया है ना, इसी काम के लिए रखा गया, इसी काम के लिए रखा गया, और अल्लाह ना करे कि उन तक मौका है। हैदर, हफीज, फ़खर, बाबर, रिजवान, ये तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तान के, शुएब मलिक, ये फिनिश करें 20 ओवर्स के खेले पाकिस्तान के, तो स्टेबल प्लेयर है ना, वो स्टेबल प्लेयर। अच्छा, वैसे इमरान, अगर हम टीम को देखें, बड़ी डेप्थ नजर आ रही है बैटिंग के अंदर। हमारे पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, खासतौर पे स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, साथ बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो अभी फेस करनी पड़ेगी हमें, जो उमर गुल के 4 ओवर होते थे ना नीचे आके, मतलब 12वें ओवर के बाद आके 4 ओवर्स वो कर रहे होते थे, और सईद अजमल के जो ओवर्स होते थे वो हमेशा से पाकिस्तान के लिए T20 में बड़े कारआमद रहे हैं कि स्कोर रुक भी रहा होता था, कुछ विकेट्स भी निकल रही होती थी। अभी वहां पर जो है हमें देखना होगा कि क्या होगा। वाकई में बहुत सारी विकेट्स जो है ना वो देखने उमर गुल को इसीलिए गुलडोजर कहा गया कि जो उस वक्त आके उनकी बॉलिंग हो रही होती थी। लेकिन अगर हम ये पूरी सूरत हाल देखें, टीम एक अच्छी बन जाएगी,
और उसके बाद अब देखना ये होगा कि प्लेइंग 11 क्या है, किसको क्या रोल मिलता है। दुरुस्त रोल में अगर खिलाया जाए, मैथ्यू हेडन वहाँ पर मौजूद होंगे, फिलेंडर जो है बॉलिंग के लिए वहाँ पर मौजूद, लेकिन सकलैन मुश्ताक जैसा कोच भी वहाँ पर मौजूद होगा जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक मुकम्मल सूरत हाल है क्रिकेट की कि जो होगी। हमें तो पहले मैच पे बहुत ज़्यादा नजर नहीं आया, लेकिन जो 2 वार्म अप मैचेस है ना इकरा, वो भी वैसे हमजा बड़े इंपॉर्टेंट है, उनसे पता लग जाएगा। उनसे पता लग जाएगा कि क्या टीम की परफॉर्मेंस है ओवरऑल और कि हम और मैनेजमेंट सोच क्या रही है, और ये पता लग जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। अभी इंडिया ने वहाँ पर काफ़ी मैचेस खेले हैं कि उनके तमाम खिलाड़ी IPL खेल रहे थे और दीगर टीमों के जो खिलाड़ी थे पाकिस्तान में भी तो अच्छे खासे, दुबई में आप देखें तो वो UAE में वहाँ पे मैचेस खेले हुए। बाबर की एक बात बड़ी अच्छी थी, बाबर से पूछा क्या कहता है, अगर मेरे से पूछें पाकिस्तान भारत के मैच के बारे में तो पाकिस्तान ही जीतेगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ही जीते। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।